सुबह की चाय, खाने में नमक। सोचिए, टाटा के प्रोडक्ट्स तो हम सबके घरों का एक जरूरी हिस्सा हैं, है ना? पर क्या कभी सोचा है कि इन जाने पहचाने ब्रांड्स के पीछे जो नंबर्स हैं वो क्या कहानी सुनाते हैं? चलिए, आज हम टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के हालिया तिमाही नतीजों की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि कंपनी आखिर कर क्या रही है। तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। एक नंबर जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है वो है 36%। जी हां, 36%। कंपनी के ग्रुप नेट प्रॉफिट में साल दर साल इतनी जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। अब यह आंकड़ा सुनने में तो कमाल का लगता है, लेकिन पूरी कहानी सिर्फ इस एक नंबर में नहीं है। इसके पीछे और भी बहुत कुछ है। तो आज हम क्या करने वाले हैं? हम इन नंबर्स को आसान हिस्सों में तोड़कर समझेंगे। पहले देखेंगे हेडलाइन नंबर्स, फिर समझेंगे कि ये ग्रोथ आई कहां से। उसके बाद कुछ चिंता वाली बातों पर भी नजर डालेंगे, कंपनी के आगे के प्लान्स को समझेंगे और आखिर में इस सब का मतलब क्या निकलता है उस पर बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं उन बड़े बड़े आंकड़ों से जो पहली नजर में ही बताते हैं कि क्वार्टर काफी सॉलिड रहा है। अब यहां देखिए, ये कंसोलिडेटेड नंबर्स सच में काफी प्रभावशाली हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, मतलब जो उनकी मेन कमाई है, वो 15.5% बढ़कर 5,112 करोड़ हो गई। ईबिडा यानी टैक्स और इंटरेस्ट देने से पहले की कमाई, वो 26% ऊपर है। और जैसा हमने पहले ही देखा, ग्रुप नेट प्रॉफिट में तो 36% का शानदार जंप है। तो इससे साफ पता चलता है कि कंपनी न सिर्फ ज्यादा माल बेच रही है, बल्कि उसे बेचकर मुनाफा भी तगड़ा कमा रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये ग्रोथ आखिर आ कहां से रही है। आइए कंपनी के इस ग्रोथ इंजन के अंदर झांक कर देखते हैं और उन ग्रीन फ्लैग्स यानी अच्छे संकेतों को ढूंढते हैं जिनकी वजह से ये नतीजे इतने कमाल के आए। और ये देखिए, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण नंबर है। इंडिया में 15% की वॉल्यूम ग्रोथ। अब इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि कंपनी ने दाम बढ़ाकर ग्रोथ नहीं दिखाई, बल्कि असल में ज्यादा सामान बेचा है। ज्यादा चाय, ज्यादा नमक, ज्यादा मसाले। ये मार्केट में रियल डिमांड का और कस्टमर्स के भरोसे का एक बहुत ही सॉलिड साइन है। और ये चार्ट तो कहानी को बिल्कुल साफ कर देता है। एक तरफ देखिए, पूरी कंपनी का ईबिटा 26% बढ़ा, वहीं दूसरी तरफ अकेले इंडिया बिजनेस का ईबिटा 58% बढ़ा है। मतलब इस क्वार्टर का असली हीरो तो कंपनी का डोमेस्टिक मार्केट ही रहा है। साफ बात है। और सुनिए, ये कहानी सिर्फ चाय और नमक की नहीं है। कंपनी के जो नए ग्रोथ बिजनेस है ना, जैसे टाटा संपन्न के मसाले और दालें या उनके रेडी टू ड्रिंक बेवरेजेस, वो भी पूरी रफ्तार से दौड़ रहे हैं। इस क्वार्टर में उन्होंने 1,000 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू किया है। इससे ये पता चलता है कि कंपनी की नई चीजों में इन्वेस्ट करने की स्ट्रैटेजी काम कर रही है। वो सिर्फ अपने पुराने भरोसेमंद प्रोडक्ट्स पर निर्भर नहीं कर रही। लेकिन जैसा कहते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अब वक्त है थोड़ा और गहराई में जाने का और कुछ रेड फ्लैग्स यानी चिंता वाली बातों को समझने का, जो शायद हेडलाइन नंबर्स में छुपी हुई हों। ये स्लाइड तो बिल्कुल अ टेल ऑफ टू मार्केट्स जैसी है। एक तरफ इंडिया बिजनेस जहां ईबिटा 58% से ऊपर गया रॉकेट की तरह, और दूसरी तरफ है इंटरनेशनल बिजनेस जहां ईबिटा 1% नीचे चला गया। तो ये बिल्कुल साफ है कि भले ही ओवरऑल पिक्चर अच्छी लग रही हो, विदेशी मार्केट्स में कंपनी को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो इंटरनेशनल बिजनेस में दिक्कत क्या है? वजह है एडवर्स ग्रॉस मार्जिन्स। ये थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर इसका मतलब बहुत आसान है। सीधी सी बात है, विदेश में प्रोडक्ट बनाने और बेचने का खर्चा बढ़ गया है। जब खर्चा बढ़ता है तो मुनाफा कम हो जाता है। सिंपल। और यही वजह है कि वहां ग्रोथ की जगह हमें गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन ठहरिए, एक और नंबर है जो थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है। अगर सब इतना अच्छा चल रहा है तो कंपनी का स्टैंडअलोन नेट प्रॉफिट 44% गिर कैसे गया? ये तो काफी बड़ी गिरावट है। क्या ये एक बड़ी चिंता की बात है? नहीं, दरअसल ये कोर बिजनेस की परफॉर्मेंस में गिरावट नहीं है। ये एक अकाउंटिंग की कहानी है। हुआ ये कि पिछले साल कंपनी को अपनी ही एक सब्सिडरी से एक वन टाइम बड़ा सा डिविडेंड मिला था। इस एक्स्ट्रा इनकम की वजह से पिछले साल का प्रॉफिट काफी बड़ा हुआ दिख रहा था। इस साल वो एक्स्ट्रा इनकम नहीं है, इसलिए जब हम तुलना करते हैं तो नंबर कम लगता है। ये कंपनी के रोजमर्रा के बिजनेस की कमजोरी बिल्कुल नहीं है। तो ये तो थी पिछले क्वार्टर की कहानी, लेकिन अब आगे क्या? चलिए देखते हैं कि कंपनी फ्यूचर के लिए क्या प्लान कर रही है और आगे का रास्ता कैसा दिखता है। कंपनी का फोकस बिल्कुल साफ है, इनोवेशन। और ये इनोवेशन 3 खास चीजों पर है: हेल्थ एंड वेलनेस, कन्वीनियंस यानी आराम और सुविधा, और प्रीमियमाइजेशन यानी बेहतर प्रीमियम प्रोडक्ट्स। और ये सिर्फ बातें नहीं है, इसका सबूत ये है कि सिर्फ इस एक क्वार्टर में कंपनी ने 15 नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। ये दिखाता है कि कंपनी कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है। इनोवेशन तो ठीक है,
पर प्रोडक्ट्स को लोगों तक पहुंचाना भी तो जरूरी है, और इसके लिए कंपनी एक बहुत बड़ा कदम उठा रही है। वो पूरे इंडिया में अपने सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को, जिसे गो टू मार्केट या जीटीएम स्ट्रैटेजी कहते हैं, उसको पूरी तरह से बदल रही है, यानी नया बना रही है। मकसद सिंपल, अपनी पहुंच को बेहतर बनाना और देश के कोने कोने तक अपने प्रोडक्ट्स को कुशलता से पहुंचाना। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है, फाइनल टेकअवे क्या है, ये सब जानना इतना जरूरी क्यों है? देखिए, इस वक्त टाटा कंज्यूमर की कहानी के दो अलग-अलग हिस्से हैं। एक है द डोमेस्टिक पावर हाउस, मतलब अपने घर इंडिया में कंपनी की ग्रोथ और मुनाफा दोनों ही जबरदस्त हैं। और दूसरा हिस्सा है द इंटरनेशनल पजल, एक ऐसी पहेली जहां विदेशों में कंपनी को कॉस्ट प्रेशर और मार्जिन की चुनौतियों से जूझना पड़ रहा है। अच्छी बात यह है कि कंपनी को भी इन चुनौतियों का अंदाजा है और वो आगे के लिए काफी कॉन्फिडेंट लग रही है। उनकी प्रेस रिलीज में साफ लिखा है, सुधरते हुए मार्जिन, अनुशासित कार्यान्वयन और हाई ग्रोथ श्रेणियों पर और ज्यादा फोकस के साथ हम अपनी रणनीति में पूरा विश्वास रखते हैं। तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही है, एक तरफ डोमेस्टिक पावर हाउस, दूसरी तरफ इंटरनेशनल पजल। क्या टाटा की इनोवेशन और नए डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की नई स्ट्रैटेजी इन दोनों ही दुनियाओं को फतेह कर पाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा, और इस पर नजर बनाए रखना बेहद दिलचस्प होने वाला है।